जो वस्तु आनंद नहीं दे सकती वो सत्य भी नहीं हो सकती। जहां आनंद है वहीं सत्य है। साहित्य काल्पनिक वस्तु है पर उसका प्रधान गुण है आनंद प्रदान करना और इसलिए वो सत्य है। मनुष्य ने जगत में जो कुछ सत्य और सुंदर पाया है और पा रहा है उसी को साहित्य कहते हैं। ये अनमोल शब्द हैं हिंदी के महान साहित्यकार, हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के। साहित्य में कहानियों में अगर आपकी जरा भी रुचि होगी तो आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां या उनके उपन्यास जरूर पढ़े होंगे और अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। पर यदि किसी भी कारण से आप पढ़ नहीं सकते लेकिन मुंशी प्रेमचंद को, उनके साहित्य को जानना समझना चाहते हैं तो आप प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर चले आइए। कई साल पहले दूरदर्शन ने मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कृतियों पर कुछ बेहद शानदार सीरियल्स और शॉर्ट फिल्म्स का निर्माण किया था। ये सारी अनमोल निधि आपको प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आज डीडी दस्तावेज में इसी अनमोल खजाने के सागर से कुछ मोती चुनकर लाए हैं आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म आज से 142 साल पहले 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के गांव लम्ही में हुआ। यूं मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। उनके चाचा ने उन्हें नाम दिया था नवाब राय। शुरू में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से फारसी भाषा में लिखते थे क्योंकि उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी फारसी में हुई थी। बाद में वे हिंदी में लिखने लगे। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला, मंगलसूत्र, कर्मभूमि जैसे 15 उपन्यास और लगभग 300 से ज्यादा कहानियों के साथ 3 नाटक और 10 पुस्तकों का अनुवाद किया। 7 बाल साहित्य उन्होंने रचे और न जाने कितनी किताबें लिखी। इससे पहले कि आपको मुंशी प्रेमचंद की कथाओं पर बने धारावाहिकों के अंश दिखाएं, आइए प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंश, जिसका निर्माण दूरदर्शन ने उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए किया था। विश्वविख्यात साहित्यकार प्रेमचंद का जन्म अब से 100 वर्ष पूर्व वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। यह है शहर वाराणसी और उसका पांडेपुर चौक। इस चौक से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर कुछ किलोमीटर दूर है गांव लम्ही, जो आज साहित्यकारों, कलाकारों के लिए तीर्थ बन गया है। आइए चलें लम्ही। लम्ही जाने वाले मार्ग का नाम है प्रेमचंद मार्ग। प्रेमचंद मार्ग से लम्ही जाने वाली ये छोटी सड़क 1970 में बनी। इससे पहले मात्र ऊबड़ खाबड़ रास्ता हुआ करता था। ये रास्ता गवाह है उन अनेक संघर्षों का जो प्रेमचंद अपने जीवन में करते रहे। अभाव से संघर्ष, अन्याय से संघर्ष, सत्ता और प्रतिष्ठान से संघर्ष। और ये है गांव लम्ही, प्रेमचंद की जन्मस्थली। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण मगर
आर्थिक रूप से उपेक्षित और अविकसित। कुंदी, कायस्थ, कुम्हार, कहार और मुसलमानों के करीब 100 परिवार लमही में रहते हैं। मुख्य पेशा खेती है, लेकिन कुछ लोग शिक्षा प्राप्त कर दूसरा रोजगार भी कर रहे हैं। गांव के ज्यादातर किसान अभी भी मोट से सिंचाई करते हैं। नहर नलकूप की सुविधा अभी इस गांव को नहीं मिल पाई है। ठीक उसी जगह प्रेमचंद की प्रतिमा स्थापित की गई है जहां उनका पुश्तैनी मकान था। उस कोठरी का एक दुर्लभ चित्र जिसमें प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उसी के स्थान पर नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रेमचंद की प्रतिमा स्थापित की गई। पुश्तैनी मकान की तमाम जमीन प्रेमचंद के परिवारजनों ने नागरी प्रचारणी सभा को दी। पुराने घर के इस प्रांगण में एक कमरे का प्रेमचंद पुस्तकालय है, जिसकी दशा शोचनीय है। वहां कुल 50 पुस्तकें भी मुश्किल से हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्वास्थ्य केंद्र भी यहीं पर है। पुश्तैनी मकान की याद स्वरूप बस यही एक खंडहर बचा है। शेष सब बिखर चुका है, ढह चुका है। यूं तो प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में ही हो गया था। उस वक्त भारत गुलाम था और हर भारतीय के मन में अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की, अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लेने की उत्कंठा बलवती हो रही थी। स्वतंत्रता संग्राम में हर कोई अपना योगदान दे रहा था। मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी लेखनी के जरिए आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। 1907 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। उस वक्त प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण सोजे वतन कहानी संग्रह से अंग्रेज सरकार डर गई। अंग्रेजी हुकूमत ने सोजे वतन को प्रतिबंधित कर दिया। इसकी 600 से ज्यादा प्रतियां जब्त करके जला दी गई। नवाब राय अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद ही उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। स्वाधीनता आंदोलन से गहरे तक प्रभावित 27 वर्षीय प्रेमचंद के पहले उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन का प्रकाशन 1908 में हुआ। इस संग्रह का विज्ञापन उर्दू मासिक पत्र का जमाना में छपा। इस संग्रह की कहानियां देशभक्तिपूर्ण थी, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया और उनके लिखने पर पाबंदी लगा दी। सोजे वतन पर प्रतिबंध लगने के पहले वे बम्बू, धनपत राय, अफसाना कुहन, नवाब राय आदि के नामों से लिखते रहे, लेकिन जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने अब प्रेमचंद नाम ग्रहण कर लिया। इस नए नाम से प्रकाशित होने वाली उनकी पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी। उन्नीस 1915 में उस वक्त की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती में पहली बार प्रेमचंद की कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1919 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। 1920 और 21 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से लेखन को अपना पेशा बना लिया। हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। 1915 में सौत के नाम से पहली और 1936 में उनकी अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई।
20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कहानी बड़े घर की बेटी पर बने धारावाहिक का अंश। बड़े घर की बेटी कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने संयुक्त परिवारों की जिंदगी का चित्रण किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में परिवार की स्त्रियों की अहम भूमिका होती है। घर की स्त्रियां अपनी समझदारी से टूटते और बिखरते परिवारों को भी जोड़ सकती हैं। साथ ही मुंशी प्रेमचंद ने संयुक्त परिवारों की उपयोगिता को भी इस कहानी के माध्यम से सिद्ध किया है। भैया राम, आपको मेरे साथ वापस जाना ही होगा। आपके बिना ये अयोध्या सुनी सुनी है भैया राम। देखो भरत, फिर से इधर आओ, तुम इधर आओ। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अरे हमारी तो भगवान जी से विनती है कि हे भगवान सबको श्रीकंठ जैसा बेटा दो। सो क्यों बुआ? अरे अंग्रेज बाबुओं जैसी पढ़ाई लिखाई, फिर भी धर्म कर्म में पूरी निष्ठा। वो तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, धर्म कर्म में चाव रखते हैं, पर ये हम स्त्रियों के दुश्मन काहे बने रहते हैं? आय हाय, ऐसा? आप सब तो जानते हो हमारे घर में आए दिन कलह होती रहती है। अरे चुन्नू के बाबा तो चूल्हा चौका अलग करने पे राजी हो गए थे, पर श्रीकंठ लल्ला ने आके ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा भाषण पिलाया, सारे घर की रोटी सेको। अरे बहन, पूरा कुटुंब मिलजुल कर साथ में रहे, इसके बड़े पक्षपाती हैं ये। अरे हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे पड़ोस में रहता है तिलक चंद। अरे जमीन जायदाद को लेकर भाई भाई में बंटवारा हो गया। अरे मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। इन्होंने बीच में आकर सुलह कराई, मामला सुलझाया, तब जाके मामला सुलझा। हाँ, पर जानती हो इनका ये मानना है कि परिवार में फूट और बंटवारा स्त्री करवाती है। अरे बड़ा विचित्र तर्क है, पर इनकी स्त्री तो कुछ और ही कहती है। क्या? एक दिन की बात है, मैं हवेली गई थी किसी काम से। हाँ, तो बात बात में यही बात निकल पड़ी। तो आनंदी कहने लगी, अरे भाई इतना सहने और तरह देने के बाद भी संग निर्वाह न हो तो रोज रोज की खिचखिच से अच्छा है अपनी खिचड़ी बाहर पकाई जाए। अरे वाह, ऐसा कौन? हाँ। अरे एक दिन तो आनंदी मुझसे भी कहने लगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वो तो सही है। घर टूटने का दोष सिर्फ स्त्रियों पर मरना उनकी भारी नाइंसाफी है। हाँ। अरे मैं तो कहती हूँ कि बड़े भाग्यवान है श्रीकंठ लल्ला कि आनंदी जैसी रूपवान और गुणवान बहू मिली, दुल्हन मिली। हाँ ठीक है भैया राम, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मुझे ये खड़ाऊ दे दो भैया राम। मैं आपकी निशानी लेकर ये अयोध्या जाऊंगा और इसे राज सिंहासन पर रखकर मैं सारे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और ये हमेशा सोचूंगा कि भैया राम मेरे सामने ही है। भैया मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है सदगति। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि मानसिक गुलामी दुनिया की सभी गुलामियों में सबसे बुरी और खतरनाक है और मानसिक गुलामी मर जाने से भी बदतर है। सदगति कहानी का नायक दुखी अपना शोषण होने देता है और शोषण सहते सहते आखिरकार मर जाता है। 1981 में दूरदर्शन ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति पर एक फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म का निर्देशन किया महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने। फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन आगाशे ने प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। प्रसार भारती आर्काइव्स पर सदगति फिल्म को देखा जा सकता है। आइए देखते हैं इसी फिल्म का एक अंश। सुनती हो? जी सुनती हो? गजब हो गया। क्या हुआ? दुखिया मर गया। कौन दुखिया? अरे वो चमार। चमार मर गया? लेकिन वो तो लकड़ी चीर रहा था। चीरते चीरते ही तो मर गया। सो तो नहीं ना गया? मैं क्या जिंदा मुर्दा नहीं समझता? तो तुम क्यों घबरा रहे हो जी? चमार बस्ती में खबर कर दो, क्या कर अपना मुर्दा उठा ले जाए।
हाँ, बात ऐसी है कि हमने, मेरा मतलब यह है कि क्या आए बाएं बकरे हो जी? लकड़ी चीर रहा था, मर गया। बीमार रहा होगा। कुछ लोग नींद में नहीं मरते। फिर तुम क्या जानते थे कि वो मर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जाओ उन्हें कहला दो। वामन देवता, साधु महात्मा, क्या हुआ? मर गया। कौन? दुखी चमार। चमार मर गया? लकड़ी चीरते चीरते ही मर गया। इन्हीं बामन देवता ने जोर जबरदस्ती उससे काम कराया है, इसीलिए जिम्मेदारी उन्हीं की है। मैं जानता हूं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो यहां आएंगे, तुम लोगों से मुर्दा उठाने के लिए कहेंगे, लेकिन उनकी एक भी मत सुनना। लाश को छूना भर मत, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये पुलिस का मामला है, क्योंकि इन्हीं बामन देवता ने ये सब किया है। एक बात सुनो भैया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर के सामने दुखी मर गया। मैं उसके साथ उसके घर आने वाला था कि वो अचानक मर गया। बात ऐसी है कि लाश कब तक पड़ेगी वहां? मैं जानती थी, मैं जानती थी वो मेरे हाथ की बात थी। मैं जानती थी इसलिए उसे उठाने का कुछ प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे कहानीकार साहित्यकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास को तिलस्मी दुनिया से बाहर निकाला और अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। उनकी कहानियों में उस वक्त के जिस समाज का चित्रण है वो परेशान करता है। प्रेमचंद की कहानियों के नायक की दशा मन को कचोटती है, पर प्रेमचंद आदर्शवादी यथार्थवाद के स्वप्न दृष्टा थे। समाज में कुरीतियां थीं, लोग खराब थे, पर व्यवस्था में बेहतर बदलाव की उम्मीदें भी थीं। पर सालों पहले मुंशी प्रेमचंद ने जिन सामाजिक कलंकों को उजागर किया था, दुर्भाग्य से वो आज भी मौजूद हैं। सेवा सदन ऐसी ही एक कहानी है जिसमें दहेज जैसी कुप्रथा को मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है। नमस्कार। ओहो, नमस्कार नमस्कार। अरे भाई, कहाँ गायब हो गए थे? गांव में सदन का ब्याह था। अच्छा। अभी सुबह की गाड़ी से लौटा हूँ। विवाह कुशल पूर्वक संपन्न हो गया? विवाह के आप समाचार ना पूछें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्यों, क्या हुआ? भाई, जिस कन्या से सदन का विवाह संपन्न हुआ, हाँ। वो सुमन की छोटी बहन शांता है। और जब भैया को ये मालूम पड़ा तो बारात लौटा कर ले आए। अरे अरे, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। शांता की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। आपने अपने बड़े भाई साहब को समझाया नहीं? हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की, परंतु वो माने तब ना। अब सुमन को पता चलेगा तो रो रो कर देखिए, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। क्या करें? आप एक काम करें, शांता को यहां ले आइए। अरे,
भैया को मालूम पड़ेगा तो मेरा तो परिवार से नाता ही टूट जाएगा। अरे तो मैं उसे आपको अपने घर रखने को थोड़े ही कह रहा हूँ, वो यहाँ रहेगी अपनी बहन के साथ इस आश्रम में। हाँ, ये उपाय ठीक रहेगा, लेकिन उसे लाने के लिए आपको भी साथ चलना पड़ेगा। क्यों? भाई उमानाथ जी को भी तो मनाना है कि हम शांता को विदा कराने आए हैं। और फिर 1 से 2 भले। ठीक है। कितना निकट है, एक पल में न जाने ये प्राण कहां से कहां चले जाएंगे। आज से संसार के सारे मोह माया नाते टूट जाएंगे। जीवन और मरण का ये अंतर कितना साफ साफ दिख रहा है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूं, मुझे संभाल लेना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आत्महत्या क्यों कर ली उन्होंने? आखिर ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था? अरे भैया, मरता क्या न करता। पहले बड़ी बेटी की बारात लौट गई, अब छोटी का भी वही हशर हुआ। लेकिन अपने घर वालों का तो सोचना चाहिए था, उन्हें क्यों मुसीबत में डाल गए? गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे अहम उपन्यास माना जाता है। कुछ आलोचक गोदान को मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं और इसे महाकाव्य तक कहते हैं। गोदान के मुख्य पात्र होरी की बस एक ही इच्छा थी कि वो अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को जाते जाते एक गाय खरीद कर दे जा सके, लेकिन ऐसा हो ना सका और होरी की मृत्यु हो जाती है। अरे पुनिया, जरा आप तो सही, ये पंखा उठाए दे जरा, और जल्दी से जरा पंडित जी को बुला ला, जल्दी कर, जल्दी। अजी हमें पहचाना तो हो, हम धनिया हैं। भैया देखा, देख माँ, मैं ले आई, मैं ले आई। बाबू, खा ले, खा ले। ना देख कैसे खाती। नाड़ी तो डूब रही है धनिया। यह बखत है गोदान कराए दो, होरी बैकुंठ पार कर लेगा। हाँ, गोदान करा दो,
करा दो गोदान, करा दो गोदान। अब महाराज, हमारे घर में ना तो गैया है, ना बछिया, ना पैसा, बस यहाँ 20 आने की रोजगारी है, हमारी जमा पूंजी। चलो सही है, ये इनका गोदान है। गोदाई अश्वदाई धनधान्यम मनुष्य पुण्यार्थे गोदानम। मुंशी प्रेमचंद ने बाल साहित्य भी लिखा है। उनकी एक कहानी है ईदगाह, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी एक बालक के इर्द गिर्द घूमती है। वो बालक अंत में बूढ़ी स्त्री को भी अपने बालपन से बच्चा बना देता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने हामिद नाम के बालक के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्मता से चित्रण किया है। दादी, अरे कितनी देर लगा दी तूने? देर कहाँ लगाई दादी, 3 कोस दौड़ा चला आ रहा हूँ। सुबह बिना कुछ खाए पिए भाग गया था, वहाँ कुछ खाया? क्या खाता? क्यों, मेले में तो पेड़े बर्फी सब कुछ मिल रहा होगा। मिठाई तो मेरी माँ लाएगी एक दिन, तब पेट भर कर खा लूंगा। तो कोई खिलौना लाया? खिलौना? हाँ लिया तो है। दिखा मुझे, अरे दिखा ना। ये देखो। अरे ये क्या उठा लाया तू? चिमटा है दादी। तो इस दीवाने को देखो, है मेरे खुदा, अरे इसका क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा तू? दादी ये रुस्तम है, आग से भी नहीं डरता। अरे भाड़ में जाए तेरा रुस्तम। मैंने अपना दिल मारकर क्या तुझे पैसे इसलिए दिए थे कि इस बेकार के लोहे पर खर्च कराए? बोल, कितने का है ये? 3 पैसे का। क्या 3 पैसे का? अरे नालायक, सारे पैसे इस बेकार के लोहे पर खर्च कराया। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? हाय अल्लाह, सारे पैसे इस पे खर्च कराया। दादी, मुझे चिमटे वाले की दुकान पर कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था? यही कि तुम्हारे पास एक चिमटा तक नहीं, रोटी पकाती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं। ये चिमटा तू मेरे लिए लाया है? हाँ, अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। तू ईदगाह से अपने सारे पैसों के बदले मुझ बुढ़िया के लिए चिमटा लेकर आया। लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरा बच्चा, मैं तुझ पे सदके जाऊं, मेरा बेटा। तो मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज हमने इस अंक में डीडी दस्तावेज के इस एपिसोड में मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कृतियों पर जो दूरदर्शन ने काम किया, जो दूरदर्शन ने तमाम धारावाहिक बनाए, छोटी छोटी जो कथाएं बनाई, उनको आप तक पहुंचाया। आप प्रसार भारती आर्काइव्स पर जाएं और इन महान कृतियों को जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।